वहाँ 1 महीना, 2 महीना, साल भर, 6 महीना, 8 महीना रहूँ, किसी का नाम तो मैं पर्सनली नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत लोगों ने तारीफ़ की और सेम तारीफ़ की। तो मैंने एक नज़्म कही और वो रोमांटिक नज़्म थी। और लेकिन मैं ये कहता हूँ कि लोग कमी दिखा देते हैं, लेकिन कमी को सही करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। एक शायर या कवि का परिचय देना एक गहरे समंदर से गोता लगाने जैसा होता है, जहाँ हर लहर में भावनाओं की नई कहानी छिपी होती है। शायर वह कलाकार है जो शब्दों को एहसासों में ढालकर दिलों तक पहुँचाता है। उसकी गज़लें, नज़में और शेर जीवन के हर पहलू को खूबसूरती से बयां करती हैं। एक सच्चे शायर के शब्द न केवल सुनने वालों को छूते हैं, बल्कि उनके दिलों में गहराई से उतरते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट के सेगमेंट में हमारे साथ हैं अमित झा राही जी। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हिमांशु भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ पे हुई और उस जगह पे रह करके उस जगह की इम्पोर्टेंस थोड़ी सी बताइए, और रह करके आपने वहाँ पे क्या सीखा। तो इस सवाल को मैं एक स्टेप और आगे लेके जाता हूँ या पीछे लेके जाता हूँ। जी जी। कि जन्म कहाँ हुआ और उससे हिसाब से मैं आगे बताता हूँ। तो ऐसा है कि मेरा जन्म है विराटनगर, नेपाल में। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम लोग मिथिला से हैं। हाँ। तो नाना जी वहाँ जॉब किया करते थे और बाद में पापा भी वहाँ जॉब किया करते थे। तो जब मम्मी पापा की शादी हुई तो पापा का वहाँ स्कूल था एक विराटनगर में, और पापा उस स्कूल के हेड मास्टर थे। तो वहीं मम्मी पापा रहते, तो मेरा जन्म नेपाल में हुआ। अच्छा। तो कुछ सालों बाद, मुझे लगता है 1 या 2 साल का, मुझे होश भी नहीं है, तब हम लोग बिहार आ गए, जो अपने आबाई वतन है हमारा। जी जी जी। फिर बिहार में बचपन के 3-4 साल बीते, और उसके बाद का जो जीवन है वो समझिए जवान होने तक, एजुकेशन तक का, वो महाराष्ट्र में एक जगह है थाना डिस्ट्रिक्ट में, उसका नाम है भिवंडी। भिवंडी, हाँ। भिवंडी। तो भिवंडी में मेरी स्कूलिंग हुई और मेरे 11-12 भी वहीं से हुआ। एक कॉलेज है वहाँ, बिरला कॉलेज कल्याण, तो वहाँ से मेरा 11-12 हुआ। और फिर इंजीनियरिंग के लिए मैं रत्नागिरी गया, जहाँ एक कॉलेज है फिनोलेक्स एकेडमी, तो वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की और अब पुणे में हूँ। तो इस तरह एक बड़ा लंबा सफ़र रहा बचपन, मतलब एक घुमंतु जिंदगी रही। जी जी जी। मतलब पैदा होने के बाद से घूम रहा हूँ यहाँ वहाँ। और भिवंडी का क्या असर रहा मेरे जीवन में, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय जीवन का वहीं कटा है। तो भिवंडी का अगर आप उसके बारे में चेक करेंगे कि भिवंडी क्या खासियत क्या है भिवंडी की, तो भिवंडी कपड़ा उत्पाद में बहुत बड़ा रोल अदा करता है भारत भर में। अच्छा। महाराष्ट्र में 3 शहर हैं जहाँ सबसे ज़्यादा कपड़ों का उत्पादन होता है। अच्छा। एक है मालेगांव, दूसरा है इच्चलकरंजी, और तीसरा जो है वो है भिवंडी। अच्छा। इन तीनों में कपड़ा कारखाना है और ये तीनों कपड़े का बड़े लेवल पे उत्पादन करते हैं। अच्छा। तीनों शहर। अच्छा अच्छा। तो मेरा बचपन वहाँ का है, और अब जो क्योंकि वहाँ कपड़ा उत्पादन होता है तो फिर कारखाने में काम करने वाले मजदूर वहाँ बहुत हैं। तो एक तरह से कहेंगे कि वो शहर मजदूरों का शहर है, भिवंडी। भिवंडी। अच्छा। और जब वो मजदूरों का शहर है, मतलब मेहनत मशक्कत का शहर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भिवंडी में जो मेरे जीवन पे भिवंडी का प्रभाव पड़ा, वो ये कि मैं किसी भी हालत में अपने आप को ढाल सकता हूँ। अच्छा। किसी भी लेवल तक मेहनत कर सकता हूँ। और भिवंडी ने मुझे ये सिखाया कि आप जिंदगी में फेल हो जाएंगे तो दूसरी बार भी शुरू करने के बहुत सारे रास्ते हैं, क्योंकि यार मजदूर तो कुछ भी कर सकता है ना। मेरा एक शेर है कि तू अपने बाजुओं का जोर मत दिखा मुझको, पहाड़ काट के रख दूं जो ठान लूं मैं भी। वाह। तो मजदूर भी यही करता है, मजदूर क्या नहीं कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस जगह का मुझ पर यह असर हुआ कि मैंने जिंदगी के हर पहलू को देखा, बुरा अच्छा। स्कूलिंग टाइम से मैंने कारखानों में काम किया, दुकानों पे काम किया, एंड बहुत फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, मतलब ख़राब ही थी। तो वहाँ से उभर कर यहाँ तक का सफ़र में भिवंडी ने बहुत बड़ा योगदान दिया, और मुझे लगता है कि उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। अच्छा अच्छा जी। देखिए, मैं वाकई में आपसे डीलफ में मिला था लास्ट टू लास्ट ईयर जी, और तब से हम लोग शायद मिल रहे हैं। मैंने देखा कि आपने अपने नाम के पीछे राही लगा रखा है, अमित झा राही। इसके पीछे राही का क्या मतलब हुआ, क्यों लगाया आपने?
तो अभी जैसे मैं आप मुझे पूछ रहे थे कि आपका बचपन कहाँ से और क्या असर हुआ, तो उसमें मैंने बताया कि मेरा जन्म कहाँ हुआ और मैं अभी कहाँ हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये एक तो बहुत शॉर्ट आंसर इसका ये हो जाएगा कि राही क्यों है। हाँ। और बाकी मैं भी जब लिख रहा था तो मैंने देखा कि जब लिखना शुरू किया था, मतलब ये कह सकते हैं जब होशो हवास में लिखना शुरू किया, लिखना तो बहुत पहले से शुरू किया था, वो भी बताऊंगा। तो मैंने देखा कि हर कोई अपने नाम के साथ कुछ ना कुछ ऐसा लगाता है कि जो अलग होता है बाकी लोगों के नाम से। तब मुझे ये पता नहीं था कि ये कवि नाम है, ये तखल्लुस है, या इसे क्या कहते हैं। तो मैं देखता था, जैसे मैं हिंदी में दिनकर साहब को बहुत पसंद करता था, रामधारी सिंह दिनकर। तो उनका नाम तो रामधारी सिंह है, लेकिन उन्होंने दिनकर लगाया हुआ। दिनकर लगाया। उसी तरह गालिब जी, तो ये भी उनका तखल्लुस है। आप बहुत सारे शायरों को देखेंगे, कवियों को देखेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, तो सबके साथ ऐसा कुछ था। तो मैंने सोचा मैं भी कुछ लिखता हूँ ना भाई, मैं भी तो लिखता हूँ, तो मैंने भी कुछ करना चाहिए ऐसा नाम। तो फिर सोचने लगा मैं क्या रखूँ। और उस समय मैंने बहुत सारे शायरों को नहीं पढ़ा था, बहुत सारे राइटर्स को तो नहीं पढ़ा था, लिमिटेड लोगों को पढ़ा था। तो राही मैंने तखल्लुस कभी सुना नहीं था। अच्छा। और फिर मैंने जब अपने व्यक्तित्व से चेक किया कि मुझ पर क्या सूट करेगा, तो मुझे लगा कि यार ये राही अच्छा है। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, एक मुसाफिर या दूसरा राही। तो मुझे लगा यार राही ना अच्छा लगता है और आराम से ले सकते हैं नाम, शॉर्टकट है। और अब तो मैं देखता हूँ कि क्योंकि बहरों में भी आसानी से 2-2 का वजन में बैठ जाता है तो इसलिए भी वो फायदेमंद हो गया। अच्छा। इस तरह से राही। और मेरी सच कहूँ तो मेरा जो व्यक्तित्व है और मेरा जो मिजाज है वो भी वैसा ही है। अच्छा। मतलब कल ही मैं किसी को बड़े क्लोज अपने किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था और मैं कह रहा था यार मुझे ऐसा लगता है अगर मेरे पास कुछ घर की चीज़ें मुझ पर नहीं होती, जिम्मेदारियाँ, या मैंने शादी नहीं की होती, तो मुझे लगता है कि यार मैं भारत के हर हिस्से को जाकर घूमूं और वहाँ सिर्फ घूमने के लिए नहीं जाऊँ कि जाके पिकनिक बना के आ गया। मैं वहाँ 1 महीना, 2 महीना, साल भर, 6 महीना, 8 महीना रहूँ। वहाँ के लोग कैसे खाना खाते हैं, जगह को क्या खाते हैं, वहाँ के लोगों का बोलने का तरीका क्या है, वो क्या करते हैं। वो जैसे हमारे यहाँ भी बुजुर्गों के साथ लोग मजाक करते हैं, बूढ़ों के साथ गाँव के बच्चे छेड़ते हैं उन्हें। तो ये भोजपुरी में ऐसे छेड़ते हैं तो मराठी में कैसे छेड़ते होंगे। अगर मैं रोहिलखंड जाता हूँ तो वहाँ की ज़बान अलग है, बिजनौर की, अमरोहा की, तो वहाँ के लोग कैसे बात करते हैं। तो जब मैं बहुत अभी मौका मिला, मैं हरिद्वार गया था तो मैंने थोड़ा सा रोहिलखंड का हिस्सा देखा, तो मुझे लगा यार मैं यहाँ क्या खूबसूरत जगह है और ये गंगा का कछार एरिया है। फिर वहाँ का इतिहास भी मुझे थोड़ा बहुत पता है, जैसे कि मराठों के युद्ध में भी वहाँ के रोहिल पठानों ने बड़ा, पानीपत के युद्ध में बड़ा उनका पार्ट था, मराठों की तरफ से नहीं, उनके विरोध में अहमद शाह अब्दाली के साथ। तो रोहिलखंड इसलिए भी मेरे दिमाग में था। मैं पहली बार उस तरफ गया तो मैंने देखा बसों पे लिखा हुआ है, या फिर कि रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के कॉलेज के अंदर लिखा हुआ है कि रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। तो उसको मैंने, पानीपत एक किताब है, पानीपत का युद्ध के बारे में लिखा गया है, तो वहाँ मैंने सबसे पहले रोहिलखंड का नाम सुना। अच्छा। इससे पहले मैंने नहीं सुना था रोहिलखंड क्या होता है। अच्छा। बाद में मुझे पता चला कि बिजनौर, अमरोहा और ये सब जो एरिया हैं वो रोहिलखंड के अंदर जाते हैं। अच्छा। तो मैं यही बता रहा था कि मुझे हर जगह जाकर और उसको बहुत नज़दीक से देखना चाहता हूँ, मैं किताबों में नहीं देखना चाहता। और भारत का हर हिस्सा घूमना चाहता हूँ। मुझे यूरोप घूमने का इतना कोई शौक नहीं। मेरी पत्नी भी यूरोप गई, यूरोप के साथ तमाम कंट्रीज गई, बहुत रिक्वेस्ट की जा पाई है, लेकिन मुझे कोई बोलेगा अमरोहा आ जाओ तो मैं जाऊँगा, कोई मुझे बोलेगा यार तमिलनाडु में जमीन से जुड़ा हुआ है आपको। तो मुझे हिंदुस्तान घूमने का बहुत शौक है। तो शायद ये जो घुमंतु इंसान मेरे अंदर रहता है उसने मुझे राही नाम दे दिया। वो एक किसी ने लिखा था, तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, में राइटर का नाम भूल रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लिखा है कि एक ये जिज्ञासा हमेशा होनी चाहिए, है ना। अच्छा, कैसा होता है कि बचपन में देखो ये एक बनने की एक इच्छा हमेशा एक अंदर रहती है कि हम ये बनना है, ये बनना है। मैं आपके बचपन की बात करता हूँ, जब आप बच्चे थे तो आपको क्या लगता है कि आप क्या बनना चाहते हैं? हाँ, ये देखिए हर इंसान के दिमाग में एक चीज़ चलती है कि ये बनना है, वो बनना है। और मैं जो बोलने वाला हूँ मुझे लगता है ये भी हर किसी इंसान में चलती है दिमाग में बात, कि लेकिन माँ बाप कुछ और चाहते हैं जी। तो जैसे मेरे अंकल थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बड़े मानते थे। और मेरे मझले अंकल हैं जो अभी हैं जिंदा, बाकी मेरे छोटे अंकल और मेरे पापा थे वो नहीं रहे। तो वो मुझे बड़ा मानते थे और वो चाहते थे कि, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो चाहते थे कि मैं पढ़ूं। तो वो मुझे हमेशा कहते थे पढ़ेगा तब तो नेता बनेगा, पढ़ेगा तब तो पुलिस बनेगा, पढ़ेगा तब तो वकील बनेगा। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं स्टेशन पे जाता हूँ तो मुझे लगता है रेलवे स्टेशन में को टिकट काट रहा है टीसी, तो मैं टीसी बन जाऊंगा। फिर कभी देखता था आइसक्रीम बेच रहा है वो, तो मुझे लगता आइसक्रीम वाला बन जाऊंगा। कभी कोई बस चला रहा है तो मुझे लगता है मैं बस चलाने वाला बन जाऊंगा। वो बचपना था, मतलब मैं जिसे देखता था मुझे लगता था मुझे यही बनना है, यही बनना। जब होशो हवास आया और एक जद्दोजहद थी जिंदगी में बाहर निकलना है इस मुश्किल से कि यार ये गरीबी है और
कब तक चलेगा ऐसे? खाने के बारे में सोचना है, अच्छे घर में रहने के बारे में सोचना। अच्छे घर मतलब बेसिक चीज़ें भी नहीं है, आपके घर का दरवाज़ा नीचे से टूटा हुआ है जिसमें एक जानवर आ सकता है, आप रात में उस घर में सो रहे हो। तो फिर मुझे लगता था यार इससे निकलने का क्या रास्ता हो सकता है। तो फिर ना तो बाप दादा की प्रॉपर्टी थी, दादाओं की प्रॉपर्टी थी, लेकिन हिजरत हो गई दादाजी की अपने आबाई वतन से। फिर वो सब छोड़ के चले आए, बट वो लैंडलॉर्ड्स थे वो लोग, तो फिर वो हमें कभी मिल नहीं पाया, पापा लोग कभी वापस नहीं गए, तो हम लोग फाइनेंशियली कमज़ोर हो गए। तो मुझे लगता था कि अब मेरे पास एक ही रास्ता है, शिक्षा। तो ये जो कवि था उस समय मुझे लगता कहीं अंदर दबा हुआ था, जो बाहर नहीं आ पाया था। अच्छा। मतलब मैं लिखता था, कभी सोचा नहीं था, मतलब ऐसे ही लिख दिया। फिर 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल कुछ नहीं लिखा। वो भी मैं बताऊंगा मैंने पहली बार कब लिखा। तो मुझे लगा कि यार कौन सा ऐसा काम हो सकता है जो मुझे गरीबी से निकाल दे। तो मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसमें ज़्यादातर जैन मारवाड़ी बच्चे थे, तो वो सब सीए बनना चाहते थे। अच्छा। तो सीए, मुझे पता चला कि सीए क्या, जब मुझे होश हवास की बात कहता हूँ मैं 8वीं 9वीं में जब गया, तो वो सब सीए बनना चाहते थे क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी से लोग थे, उनको पैसे की बात में जाता। तो फिर मैंने सोचा अच्छा मैं क्या बनूँ, तो मैं भी पहले वाला सोचा सीए बनूंगा। फिर बाद में मुझे जब पढ़ने लगा और पता चला कि सीए की एग्ज़ाम का अलग तरीका है और क्या है, तो फिर मुझे लगा यार ये, और कॉमर्स वाले ज़्यादातर सीए करते हैं, तो मुझे उन सब सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं था। मुझे मैथ्स बहुत पसंद था, इतिहास भी बहुत पसंद था, अभी भी बहुत पसंद है। अभी भी सबसे ज़्यादा दुनिया में मुझे कोई बोलेगा कि आपको उस समय मौका दिया हुआ तो आपके पास अकल होती है कि क्या करोगे, तो मैं इतिहास पढ़ता और इतिहास में ही सब कुछ करता। अच्छा। तो फिर मैंने ये देखा कि यार इंजीनियरिंग एक फील्ड उभर रही है और उसमें बहुत सैलरी है। तो ये चीज़ मैंने कर लिया कि जब 9th में मैं गया कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, और फिर मैं किसी भी तरह करके मैंने इंजीनियरिंग की। अच्छा। हाँ, जो कि वो भी बहुत मुश्किल था। मैंने 2-3 एंट्रेंस दिए, मेरे पास पैसे नहीं थे, फीस, एंट्रेंस की भी फीस भरने के लिए वो दोस्तों से मांग के वो दिए। एंड फिर छोटे भाई ने बड़ा हेल्प किया, वो भी जॉब करता था और मुझे पैसे भेजता था। हमने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, पार्ट पैसे में डाल के, फिर लोन लिया आगे से, और आज यहाँ पर हूँ। तो जब होशो हवास में आया तो ये लगा इंजीनियर बनूंगा, और बचपन में बहुत कुछ लगता था, और आखिर में अब लगता है कि जो हूँ वो ये सबसे अच्छा है जो अभी यहाँ बैठा हूँ। वाह वाह, मतलब लाइफ कहीं ना कहीं जो आप बनना चाहते हो, लगे रहो, शिद्दत से आप ले ही आती है। बिल्कुल, कोई डाउट नहीं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, जब आप कुछ काम करना स्टार्ट करते हो, ठीक, और उसमें शिद्दत से, लगन से करते रहते हो, तो उसमें तारीफ वगैरह भी मिलती है। तो ऐसी कोई आपकी तारीफ जिसने की हो, आपको ऐसा लगता है कि ये तारीफ कर दे बंदा तो मेरा मतलब जीवन सफल हो जाए, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ऐसी कोई घटना याद है आपको? जी, किसी का नाम तो मैं पर्सनली नहीं बोलूंगा। हाँ। लेकिन बहुत लोगों ने तारीफ की और सेम तारीफ की है। तो फिर मुझे भी लगता है कहीं नहीं कहीं कि शायद ऐसा है, और फिर इसका है भी, उसके पीछे मुझे कारण भी समझ में आता है कि ऐसा क्यों है। जब पूना में पहली बार 2018 वगैरह में मैंने एक सुखन का एक प्रोग्राम होता है, अच्छा, शायरी का। उसमें ओम भूतकर साहब हैं, बड़े अच्छे मराठी के बहुत फेमस एक्टर हैं। मुंशी पैटर्न नाम की फिल्म आई है उनकी, बड़ी चली मराठी की, और बहुत अच्छे शायरी भी बहुत अच्छा करते हैं, खुद भी शायरी करते हैं। उनका एक प्रोग्राम आता है सुखन, तो वो बहुत सारे फेमस शायरों की शायरी पेश करते हैं स्टेज से। अच्छा। और वो बहुत फेमस है, मतलब हाउसफुल होता है, बालगंधर्व या कहीं भी वो शो करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड करते हैं, इंडिया के बाहर भी करते हैं, अमेरिका, कनाडा, लंदन सब। और अभी फिर से वो रेखता में जा रहे हैं इस बार भी शो करने के लिए। तो वो एक जश्न सुखन नाम का प्रोग्राम रखते हैं साल में एक बार। अच्छा। तो उसमें नए शायर, नए कवियों को मौका मिलता है, वहाँ आप ऑडिशन दीजिए, और फिर उसमें से कुछ बच्चे वो सेलेक्ट करते हैं और फिर वो परफॉर्म करने का मौका मिलता है। तो 2018 का जश्न सुखन था, तो उसमें मुझे मौका मिला पढ़ने का। तो उसमें मैंने कविता पढ़ी थी, और मैं तब कविता पढ़ता था, तब मैं गज़लें नहीं कहता था। अच्छा अच्छा। हिंदी कविताएं करता था। तो जब मैंने कविता पढ़ी तो एक बच्चा था, एक दोस्त था मेरा, वो भी बहुत अच्छा कवि है, मराठी का बहुत अच्छा कवि है, सौरभ पाटिल। तो उसने मुझे बोला, भाई आपको सुन के लगता है जैसे अटल जी कविता पढ़ रहे हैं। ये एक बार हुआ। तो मैंने उसको शुक्रिया में कहा, और मुझे लगा चलो यार, बहुत लोग ज़्यादा तारीफ कर देते हैं कभी, तो ये एक बार हो गया। फिर एक टीवी का शो आया था जिसमें विनीत फाइनल राउंड में गए थे, मैं तो पहले राउंड से बाहर हो गया था। तो उसमें हमारे एक हुमायूं कबीर थे, वो उस टीम में थे, सिलेक्टर्स में और बहुत कुछ में, बड़े अच्छे इंसान हैं, अभी भी हैं, मुंबई में रहते हैं। तो मुझे बोलते थे अटल जी, जब भी मैं बोलता था, अरे आप तो अटल जी जैसे बोलते हैं। नहीं, मैं भी आपको ये याद दिलाना, मैं कहना चाह रहा था जी कि अटल जी का जो यंग वर्जन रहा होगा, मैंने तो नहीं सुना है, मतलब सुना है उनको,
यंग वर्जन रहा जो आपकी आवाज में जो खनक है। जी अटल जी की आवाज में भी खनक थी। जी। वो खनक आप में ये वैसे यंग वर्जन दिखता है, इसलिए शायद लोग बोलते होंगे ऐसा। हाँ, तो वो मुझे छोटा अटल जी बोलते थे, छोटे अटल जी। तो ये 2 बार हुआ। हाँ। फिर एक जगह कहीं कविता पढ़ने गया, वहां मुझे किसी ने कहा, अभी लेटेस्ट ऑल इंडिया रेडियो में मैं गया था, अच्छा। तो वहां जो रिकॉर्डिंग करवा रही थी, तो वो मुझे बोले, यार आप तो अटल जी जैसे साउंड करते हैं। अच्छा। तो मैंने बोला, ये हर जगह तो इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये हर जगह तो लोग झूठ नहीं बोल सकते, है। तो शायद कुछ ना कुछ है कि, और ये भगवान का आशीर्वाद है, अटल जी का आशीर्वाद है, और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। फैन नहीं, मैं इसको भक्त कहूँगा, लोग इसको गलत वर्ड लेते हैं, लेकिन मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ। और मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, कविताओं में मुझे लगता है प्रोफेशनल होना मैंने उनसे सीखा। कि जब मैं पढ़ता था कॉलेज में, तो बच्चों के जो मेरे दोस्त होते थे, मेरे पास भी एक लैपटॉप था छोटा सा, गिफ्ट किया था भाई ने, तो लोगों के एनरिके इग्लेसियस, पिटबुल, जेनिफर लोपेज और बहुत लोगों के गाने हुआ करते थे, और मेरे में उनके भाषण और उनकी कविताएं हुआ करती थी। कविता तो उन्होंने बहुत कम स्टेज पे पढ़ी है, उनके संसद के सारे भाषण मेरे पास होते थे। अच्छा। और उस समय वो जिंदा थे, तो मैं उनको बड़ा सुना करता था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मैंने बहुत कुछ उनको अपनाया है, और वो बैक ऑफ द माइंड है, लेकिन है। अच्छा। और वो जो अब लोग कहते हैं, तो मुझे लगता है हाँ यार, तो फिर वही आप किसी को फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं वो टच आ जाता है। जी। फिर आप उस फ्लो में चलते रहते हो। अब वो तो गजल तो नहीं कहते थे, फिर क्या है, लोग सुनने वाले याद कराते हैं कि आप में, पर मुझे अच्छा लगता है। अच्छी बात है। मतलब आप किसी बड़े कवि को, बड़े नेता को या फॉलो कर, पहले तो नेता से पहले तो कवि थे, बिल्कुल कवि थे। तो सही बात, अच्छी बात। और मुझे लगता है कि किसी को कॉपी करना अलग चीज है, और किसी को अंश लेके चलना अलग चीज है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने उनको कॉपी नहीं किया, और अनजाने में वो अंश मेरे साथ है। हाँ जी, सही है। अच्छा, बीइंग अ शायर, बीइंग अ कवि, एक थोड़ा सा पर्सनल हो सकता है या पर्सनल नहीं भी हो सकता जी, कि हो सकता है बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि अगर पैसा कारक ना होता, मतलब उसका कोई मतलब नहीं होता जी, तो आप अपने समय में क्या करते हैं? मैं सिर्फ और सिर्फ शायरी करता। सिर्फ शायरी? एक गुलाम मोहम्मद कासिर हैं, उनका शेर है, हाँ, करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। और मुझे लगता है कि मुझे और कोई काम इससे बेहतर तो नहीं आता। मुझे वही, मैं क्यों, ये मेरे दिल का भी सवाल है और लोगों का भी हो सकता है। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जीवन चलाने के लिए पैसा कमाना जरूरी है। जो वाकई में क्रिएटिव है, जिनके अंदर एक अंदर से हलचल मची रहती है, शायद वो पैसा कमाना चाहते भी नहीं, और मुझे ये भी लगता है उनके लिए जरूरी भी नहीं, वो बस चला रहे हैं कि ठीक है यार, जिंदगी काटने के लिए, ये पेट है, हाँ, ये जिंदा रखने के लिए खुद को। सही बात। और इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, मैं इसलिए कहा कि मैंने क्यों कहा कि मैं सिर्फ शायरी करता, ये सिर्फ मैं यहाँ पॉडकास्ट में हीरो बनने के लिए नहीं कह रहा जी, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं अपनी जिंदगी के जो 24 घंटे हैं, मेरे रोज के जो 24 घंटे हैं, उसमें जो मैं 6 घंटे 5 घंटे जो भी सोता हूँगा, उसके बाद जो घंटे मिलते हैं, मैं इतना बेईमान हूँ अपनी पत्नी के साथ, मैं इतना बेईमान हूँ अपने परिवार के साथ, कि उसका इन पूरे सबको मिला के मैं अपने पूरे टाइम का 30% भी नहीं देता हूँ। मैं काम करते समय भी शायरी के बारे में सोचता हूँ, मैं वाइफ के साथ बैठे हुए उससे बातें करते समय भी शायरी, और मेरी वाइफ बोलती भी है कि तुम सुन नहीं रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ड्राइव करते समय भी शायरी के बारे में सोचता हूँ। मुझे लगता है ज़िंदगी के, मैं जब भी मैं होश में हूँ, और मैं कई बार नींद में भी लगता है, मैं जब पक्की नींद में हूँ तो भी मैं सपने में ऐसा लगता है कि मैं कुछ सोच रहा हूँ, अचानक मैं उठ के और टाइप करता हूँ, फिर सो जाता हूँ, मुझे पता नहीं मैंने रात में क्या टाइप किया है। तो मैं दुनिया में सबके साथ बेईमान हूँ, मैं सिर्फ इसी के साथ ईमानदार हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं इसके सिवा कोई काम नहीं करता, मैं सिर्फ यही करता है। मुझे याद है किसी बहुत बड़े, कह सकते हैं आदमी ने ये कहा था जी, कि जो सॉफ्टवेयर ऊपर से भर के भेजा गया है वो खाली नहीं हो सकता है, आप कुछ भी कर लो। वही शायद वही बात, वो एक मिसाल हो सकती है कि आप शायद। अच्छा, अब बात करते हैं लिखावट से, कि आपने लिखना कब चालू किया? एक ही क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। और जब आप लिखने लगे, आपको लगा कि अब मैं वाकई में लिखने लगा हूँ, कि इसमें मेरी लिखावट में मैच्योरिटी आ चुकी है, अब मुझे गुरु की ज़रूरत है, अब आपने गुरु को कैसे ढूंढा? तो आप कह सकते हैं कि मतलब मेरे हिसाब से जो मैंने पहले कविता लिखी थी, तो मैं 4th स्टैंडर्ड में था, 4th कक्षा में, और वो कविता के मुझे 2 ही 3 लाइन याद हैं, क्योंकि वो तुकबंदी ही थी, लेकिन
कविता ऐसी थी कि भारत माता तुमको हमका तन और मन हमको भारत माता तुमको हमारा तन और मन समर्पित। अब तो बहर थी नहीं, खाली लाइन खींच रहे थे। लाइन हाँ। तुमको हमारा तन और मन समर्पित, हम जिएंगे तेरे लिए मरेंगे, तेरे लिए कुछ भी करेंगे, ऐसे कुछ तो लाइन्स थी। तो अभी चौथी में था मैं, फिर मैंने ये लिखी। और मेरे जो चाचा थे उस समय, तो उनको मैंने सुनाई, तो मेरे चाचा मुझे बोले कि ये तूने लिखी है? तो मैंने कहा हाँ मैंने लिखी है। मुझे भग झूठ बोलता है। तो मुझे उस बात को, वो बात समझ नहीं आई कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। हाँ। कि मतलब मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ। तो उस बात आई गई हो गई। हाँ। भूल गया मैं इस बात को। और फिर सच कहूँ, उसके बाद मैंने कई सालों तक कुछ भी नहीं लिखा। अच्छा। फिर उसके बाद जब मैं 8th में गया तो मैंने एक नज़्म कही, और वो रोमांटिक नज़्म थी। और पहली बार जो लिखा वो देशभक्ति हो गई, और जो दूसरी बार लिखा वो रोमांटिक नज़्म थी। लेकिन तब तक भाषा पे थोड़ी अच्छी पकड़ आ गई जब मैं 8th में चला गया था। क्योंकि मुझे बहुत सारे दोहे याद थे स्कूल में, बहुत सारी कविताएं याद थी, और सवैये छंद सब याद रहते थे मुझे स्कूल के अंदर। मतलब अब मुझे पता नहीं था मुझे क्यों याद रहते थे, शायद वही इंटरेस्ट जो आज काम आ रहा है। तो मैंने वो नज़्म लिखी, तो ज़बान के हिसाब से अच्छी थी। और मेरी एक दोस्त थी पूजा यादव, सुनाइए फिर। मुझे वो नज़्म याद नहीं है, कुछ तो लिखी हुई मेरे पास होगी डायरी में। अच्छा, पर याद नहीं है। अच्छा। मैंने फिर उसको देखा भी नहीं कभी। तो मैंने मेरी फ्रेंड को सुनाया और वो बहुत इंप्रेस हुई, बोलती अमित तू बहुत अच्छा लिखता है, एंड ये तेरा हुनर है। उस लड़की ने मुझे बोला था। तो वो भी अभी सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ करती रहती हैं। तो खैर, तो उन्होंने मुझे इसके लिए मोटिवेट किया कि तू अच्छा राइटर है, तू अच्छा पोइट है। एंड उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया, और मैंने लिखा इंजीनियरिंग कॉलेज में, बहुत लिखा, बहुत लिखा। और फर्स्ट ईयर फ्रेशर में पोइट्री पढ़ने गया, और पोइट्री पढ़ना, फर्स्ट ईयर पोइट्री पढ़ना ही सबसे मुश्किल काम है स्टेज पे। जी। वो भी लौंडों के बीच में। हाँ। और वो तो मैं कच्चा पक्का बंदा था। हाँ। बच्चों ने इतना हूट किया, फिर भी मैं भी लीडर की तरह पूरा पढ़ के वहाँ से उतरा। एंड वो बहुत बुरा दिन था कविता के लिए। विशाल बा का एक शेर अभी मुझे याद आता है उस चीज़ को देखकर। अच्छा। कि आज फिर कुफ्र कमाया हमने, शोर को शेर सुनाया हमने। वाह वाह। तो वो दिन अब मैं सोचता हूँ कि यार मैंने क्या किया। और उसके बाद से मैंने ये सोच लिया कि मैं कभी भी शोर को शेर नहीं सुनाऊंगा। और मैं हमेशा ही, मुझे कोई कहता है यार चल शेर सुना, तो मैं कहता हूँ कि उसके लिए मखसूस जगह है जहाँ शायरी होती है, सुनना होगा तो वहाँ जाना है। मैं ऐसे शेर नहीं सुनाता। अच्छा, उसी क्वेश्चन में मेरा ये क्वेश्चन था कि आपके जो भी गुरु हैं, अभी भी होंगे गुरु, हाँ, उनको कब लगा कि अब ये अमित झा जो है, अमित झा राही बन चुके, अब मैं इनको अपनाना चाहिए और इनको जो है शिक्षा देनी चाहिए? जैसा कि मैंने आपको बताया, वो जश्न सुखन होता है। जश्न सुखन। तो जश्न सुखन में जब मैं पार्टिसिपेट करने के लिए गया तो मैं हिंदी कविताएं कहता था। तब तक मैंने कुछ अच्छी कविताएं लिखी थी, मतलब मैं अभी भी उसको पढ़ता हूँ। और कुछ हिंदी वालों ने मुझे कहा भी कि बहुत अच्छी कविता है, आप मंचों पे पढ़ सकते हैं। तो उसमें मेरी कविता थी दिनकर, तो वो भी मैंने उस समय लिखी थी, लेकिन मैंने वो वहाँ नहीं पढ़ी। तो मैं जब ऑडिशन देने गया तो वहाँ सब लोग बहर की बात कर रहे थे, ये बहर में नहीं है, वो बहर में नहीं है, ये बहर में नहीं है। तो मैंने बोला ये बहर चीज़ क्या है? तो सबने कहा कि जो शायरी है वो बहर में होती है। कुछ जो लोग थे, तो मैंने कहा अच्छा, तो शेर भी बहर में होता है? तो मैं हाँ भाई शेर भी बहर में होता है। और सच बताऊं तो तब तक मुझे गज़ल कुछ पता नहीं थी। मुझे कविताएं पता थी, और जो मैं नज़में कहता था वो भी हिंदी में ही कहता था, तो वो सब पता थी। लेकिन मैं सच कहूँ तो मुझे पता नहीं थी गज़ल क्या होती है 2018 तक। तो उन्होंने कहा हमारा अच्छा ठीक है, अब तो आ गए ऑडिशन देने, अब जो होगा देखा जाएगा, इसके बाद सीखा जाएगा। तो मैंने वो सुखन में, अभी आप वीडियो देखेंगे तो कविता तो अच्छी है, और उसमें उससे पहले मैंने कुछ कहा कि कुछ शेर सुनिए, वो पूरा बेबहर है। अच्छा। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे आप चेक कर सकते हैं, अभी भी है। तो फिर लेकिन मैंने सुना यार ये करना है, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे उसके बाद भी कहा जो आप कर रहे हो ये शायरी नहीं है। तो लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ, जो मैं वो कविता कह रहा था वो शायरी थी, जो मैं शेर कह रहा था वो शेर नहीं था। अच्छा। तो फिर मैंने ढूंढना शुरू किया कि कौन, कुछ लोग थे उसमें जिनको बहर के बारे में पता था, तो मैं उन्हें मैसेज किया कर देता था कि भाई ये बहर में हो सकता है क्या। तो रिस्पांस नहीं आता था, कोई रिस्पांस नहीं, कुछ नहीं। मतलब मुझे लगता है क्या टाइम पास करना, और किसी को लगता है, क्योंकि समझिए किसके पास टाइम है किसके लिए, आज की दुनिया में बहुत तेज दुनिया है, भागम भाग की दुनिया है। तो फिर मैं सोचने लगा करूँ क्या, लेकिन ये दिमाग में रखा था कि यार ये सीखना है। और लेकिन मैं ये कहता हूँ कि लोग कमी दिखा देते हैं,
लेकिन कमी को सही करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। जी। ऐसे सिर्फ आपको लोग कमियां दिखाएंगे, उसको ये नहीं बताएंगे कि इसको ठीक कैसे करना ठीक है। कैसे किया जाए। तो मैं वो ढूंढ रहा था कि इसको ठीक कैसे करना है। फिर बहुत सारा गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पर सर्च किया। 2018 में मुझे लगता है ऑलमोस्ट वीडियोस नहीं मिले इसके बारे में। इवन जो अभी बहुत फेमस किताब है गज़ल की बाबत, वो भी नहीं मिली। तो सर्च करते 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 गूगल पे मुझे पता था कि गूगल से कहीं ना कहीं कोई लिंक निकलेगा जो मुझे देगा ये जो मुझे चाहिए। तो एक किताब का लिंक दिखा, उसका नाम था उर्दू काव्य शास्त्र। अच्छा। तो मैंने बोला, उस पर क्लिक किया तो अमेज़ॉन पे दिखाया और वो किताब मैंने खरीद ली। ना मैंने राइटर का नाम देखा, ना कुछ देखा, क्योंकि जो लोग जोश में होते हैं ना, और तकलीफ है ये हम लोगों की, हमको सिर्फ मंजिल दिखती है। बहुत लोग होते हैं सिर्फ मंजिल, मछली पे आंख पे रखो, पर मुझे लगता है कि सफर को भी एंजॉय करना चाहिए। वहां तक जाना कैसे है, गए कैसे, उसको भी एंजॉय करना चाहिए। जी। लेकिन मुझे भी वही दिखता था कि मुझे सिर्फ बहर जाननी है। मुझे कोई मतलब नहीं इसका राइटर कौन है, मुझे कोई मतलब नहीं इसके प्रीफेस में क्या लिखा हुआ है, इसके अलावा इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है गजल के बारे में, जबान के बारे में। मुझे सिर्फ और सिर्फ बहर चेक करनी थी। अच्छा। तो मैंने वो किताब मंगाई, देखा कि अच्छा अनुक्रमणिका में इतने नंबर से बहर के बारे में शुरू हो रहा है, बस वही पेज खोल लिया, एक दो बहर देखा। तो मैंने देखा यार मैं कुछ कविताएं कहता हूँ वो इसी धुन से मिलती जुलती हैं जिसमें ये लिखी हुई हैं। तो मैंने बस वो दो तीन प्रैक्टिस किए। मैंने फिर साय में धूप मंगाई दुष्यंत की पूरी किताब पढ़ डाली, 2-4 बार रट डाली, तो 5-6 बहर मेरे दिमाग में ऐसे ही बैठ गए। फिर मैंने मुझे अभी वो गज़ल याद नहीं है, शायद ऐसा है कि हाथ में थाली है लेकिन पेट में रोटी नहीं, जिंदगी छोटी तो है पर इस कदर होती नहीं। ऐसी गज़ल पहले गज़ल कही, क्योंकि दुष्यंत को पढ़ रहा था मैं। आप दुष्यंत पढ़ोगे तो आप समाज और इनकलाब ही लिखोगे। तो ये मेरी पहली गज़ल होश में बहर में मैंने ये गज़ल कही। तो ये गज़ल हो गई। फिर मैंने ऐसे एक दिन ऑफिस में बैठे बैठे, और मैं ऑफिस में मैंने अपने काम के साथ ही बड़ी चोरी करता हूँ, तो ऑफिस में बैठे बैठे ये किताब पढ़ रहा था। तो चलो देख लेते हैं यार लिखी किसने किताब है। तो पहले के पेज खोले, फिर देखा तो लिखा था सैयद आसिफ, उसके राइटर थे जी। फिर मैंने उनके बारे में पढ़ा तो उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर भी लिखा था, और एड्रेस पुणे कोंडवा। अच्छा। तो मैंने बोला यार मैं इतना नज़दीक रहता हूँ, जिससे मैं सीखना चाह रहा हूँ वो लिखने वाला यहाँ पर मौजूद है, और मतलब दरिया यहाँ है और मैं प्यासा बैठा हूँ। आप क्या करूँ, मैंने ऑन द स्पॉट फ़ोन उठाया और नंबर पे फ़ोन लगाया। बोला सर ऐसा ऐसा है, मेरा नाम ये है, अमेज़ॉन से आपकी किताब खरीदी है और उससे कुछ गज़लें कहने की कोशिश की हैं, और 2 गज़लें हुई हैं। तो सवाल तो ये है कि सर आप, मैं जो चीज़ के लिए फ़ोन किया हूँ कि क्या मुझे आप अपना शागिर्द बनाएंगे। तो हंसे, बोले अच्छा क्या लिखी है सुनाइए। तो मैंने कहा 2 सुनाई उनको गज़लें। बोले यार ये तो पूरी तरह से बहर में है, तो आपको क्या ज़रूरत है। बोला नहीं सर मुझे ज़रूरत है। बोला अच्छा इससे पहले क्या कही थी इस किताब से पहले। तो मैंने उनको कविता सुनाई दिनकर कि हिंदी के अविरल पथ पर कभी अंधकार सा छाएगा, तुलसी मीरा और कबीर का नाम यदि छुप जाएगा, भक्ति का यह देश कभी यदि कभी भाषा में बढ़ जाएगा, हिंदी को सम्मान दिलाने फिर एक दिन कर आएगा। बोले इस किताब को पढ़ने से पहले भी आप बहर में थे। वाह। तो वो हिंदी की कविताएं जो मैं बचपन से रट रहा था, जो मैं दोहे पढ़ रहा था, जो सविया पढ़ रहा था, जो छंद पढ़ रहा था, अब ये फेलून की बहर है। ये जो कविता है, क्योंकि उर्दू में फेलून की बहर हिंदी कविता से ही आई है, तो ये ऑलरेडी था। तो वो बहुत खुश हुए, बोले आपके पास ऑलरेडी मीटर आपके दिमाग में है, बस वो जो इल्मे उरूज है, जो उसका कायदा है, जो काउंटिंग है, जो तख्ती है, वो आपको नहीं पता है। तो एक काम करिए, आप मुझे इतनी तारीख को यक चाहिए, तो जिस दिन आपको समय है आप मेरे घर पे आ जाइए शाम को। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बुलाया एंड देन मैंने बोला सर अब शागिर्द बन सकता हूँ। बोले बन चुके हैं, और मुझसे पहले आप मेरी किताब के शागिर्द बन चुके हैं। तो फिर यहाँ से शुरू हुआ उनके साथ का सफ़र, और लगभग 2 साल चला उनके साथ। मैं सच कहूँ तो मैं ऐसा लिख के पढ़ के ऐसा उनसे कभी नहीं सीखा। मैं खुद मेहनत करता था, बहुत रिसर्च करता था, और जो डाउट होते थे उनसे जाके चर्चा करता था। अच्छा। क्योंकि वो कोंडवा में रहा करते थे और मैं विमान नगर में रहा करता था उस समय में। तो वहां से कोंडवा जाना ही पहले बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि मेरे लिए वो अलग दुनिया थी कोंडवा, एकदम भीड़ भाड़ वाली जगह। और वो एक जगह है शीतल पेट्रोल पंप कोंडवा में, तो वो कैब वाला मुझे वहीं जाके रोक दिया। बोला इसके अंदर ऊपर कैब नहीं जाएगी, वो बहुत पतली गलियां हैं जहाँ आपको जाना है। मैं वहाँ उतर गया, फिर ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मुझे पता चला पतली सकरी गली में जाना है, और
तब तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं शाकाहारी था। हम्म। और जब उन तंग गलियों में घुसा, दोनों तरफ बीफ की दुकानें थी और बड़े बड़े लटके हुए दोनों तरफ, मैं ऐसे मुंडी करके सीधा अपनी मंजिल की तरफ चलता जा रहा हूँ। और फिर जब वो ख़त्म हुआ, जहाँ वो पॉइंट था गूगल मैप में दिखा रहा था, वहाँ रुका और फिर खड़ा हो गया, ढूंढने लगा कहाँ है। तो खिड़की में उस्ताद खड़े थे और उन्होंने आवाज़ दी, अमित आ जाइए। अच्छा अच्छा। तो इस तरह जो है प्यासा सागर तक पहुँचा। अच्छा अच्छा, दरिया तक पहुँचा। तो अमित जी, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये मेरे मन में भी डाउट है। राइटिंग, शायरी, स्टोरी सब कुछ बहुत सालों से लिखा आ रहा है और लिखते लोग रहेंगे। ये ऐसा क्यों है कि जब शायरी वगैरह है, गज़ल वगैरह है, नज़म वगैरह, ये सिर्फ महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, इनके लिए क्यों लिखी जाती है, आदमी के लिए क्यों नहीं? ये बात अभी के लिए तो पूरी तरह लागू नहीं है, क्योंकि जो तरक्की पसंद शायर हैं उन्होंने तो, ठीक है, अब जो मर्द औरत की बात से थोड़ी अलग बात कर रहा हूँ इसमें पहले जी, कि तरक्की पसंद शायरों ने इनकलाब की बातें कही, हाँ, समाजियत की बातें कही, हाँ, लेकिन गज़ल जो शब्द है, हाँ, उसका अपने आप में मतलब है महबूब से बातें करना। मतलब गज़ल जो शब्द है फीमेल से रिलेटेड है, महबूब से बातें करना। अच्छा। और पुराने ज़मानों में, हाँ, पुराने ज़माने में मर्द ही बाहर हुआ करते थे, मतलब घर से बाहर का काम किया करते थे। अच्छा। ये साहित्य वगैरह में आप देखेंगे, हाँ, तो ये नहीं कहेंगे, हमारे हिंदुज़म में भी, इवन वेदों में हमारे पास गार्गी हैं, मैत्री हैं, जिनकी ऋचाएँ हैं। तो ऐसा नहीं कि फीमेल नहीं थी, पर फीमेल बहुत कम हुआ करती थी। तो जब संगीत हो गया, शायरी हो गई, इन सब में भी मैंने देखा, अगर आप देखेंगे तो मर्दों का ज़्यादा पार्टिसिपेशन था। तो मर्दों ने जब शायरी शुरू की होगी, शायरी जब भी शुरू हुई, गज़ल जब भी शुरू हुई, ग्रामर तो मुझे इतना पता है कि ओमान में जन्मे थे खलील बिन अहमद, उन्होंने इल्मे उरूज के ऊपर काम किया, गज़ल की बहर के लिए उन्होंने किताब लिखी, जी जी जी, पहली बार जिसके बारे में लिखा उन्होंने। लेकिन जब गज़ल की बात हुई तो दो मर्द के बारे में बात नहीं करेंगे, वो किसी औरत के बारे में भी बात करेंगे। तो फिर वो गज़ल की बात जब हुई तो महबूब से बात करना, तो वो उस औरत के बारे में कि वो कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी है, या वो कैसी है, तो उसने बातों को कविता में, संगीत में ढाला गया, औरत के बारे में बातें कहना। तो जो गज़ल हुई, आज के ज़माने में मर्दों के लिए भी कही जाती हैं, शायरात हैं जो मर्दों के लिए कहती हैं। परवीन शाकिर के देखिए कैसे कैसे शेर हैं, है ना, कि वो कहीं भी गया तो लौटा भी तो मेरे पास आया, बस यही बात एक अच्छी है मेरे हर जाए की। तो फिर मर्दों के लिए लिखी गई है। जब औरत कहने लगी तो वो मर्दों के लिए कहने लगी, लेकिन जब शुरुआत हुई तो मर्दों ने शुरू की शायद, मतलब मैं पक्का तो नहीं बोल रहा, मुझे जितना अलग पता है जी, तो फिर उन्होंने औरतों की बात की। अच्छा। और गज़ल का जो लोच है, उसकी जो खूबसूरती है, बिल्कुल औरत की तरह है। अच्छा। मर्द, मतलब कोई नहीं बोलता तुम खूबसूरत दिख रहे हो, कम बोलते हैं। मर्द को अच्छा नहीं लगता, मर्द को लगता मैं हैंडसम दिख रहा हूँ, है ना, मैं एकदम गबरू जवान दिख रहा हूँ। तो वो खूबसूरती जो है वो गज़ल के अंदर है, तो वो औरत से ही रिलेटेड बातें ज़्यादा हुई हैं और होती रहती हैं और अभी भी होती हैं। अच्छा, सही है, मतलब मेरा तो क्लियर हो गया और शायद आप लोगों का भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, बात करते हैं कि जो बहुत पुराने बड़े बड़े शायर हैं जी, ठीक, जब वो शायरी पढ़ते हैं या लिखते हैं तो अपनी शायरी में अरबी और फ़ारसी के इतने मुश्किल शब्द यूज़ करते हैं कि वो आम जनता जब उसको सुनती है, देखती है, समझने की कोशिश करती है, वो तो ग्रामर खोलना पड़ता है या उसको किसी वेबसाइट पे सर्च करना देखने पड़ते हैं। इसका क्यों नहीं सरल भाषा में जो है इसको करने की कोशिश की जाए? देखिए, जो भाषा है वो बदलती रहती है और बदलती आई है। आप जब पुराने शायरों को पढ़ेंगे, अगर हम मीर की बात कर लें, गालिब की बात कर लें, साहिर की बात कर लें, मजनू सुल्तानपुरी की बात कर लें, कैफी आज़मी की बात कर लें, तो हर शायर ने अपने टाइम के, अपने समय के, ज़बान के हिसाब से शायरी की है। मुझे ऐसा लगता है कि गालिब जब शायरी कर रहे थे तो उस समय ज़बान वैसी होती होगी, स्पेशली एलिट क्लास में। हाँ, वो तो ऐसा उनको भी कहते हैं कि बड़े मुश्किल शेर कहते थे, लोगों को समझ नहीं आता था गालिब के बारे में। और जब आप मजरू पर आते हैं और कैफी आज़मी पे आते हैं, तब तक उर्दू, और उस समय उर्दू का जो एक डिक्शनरी उर्दू की, वो भी इतनी अच्छे से नहीं बनी थी, भाषा पूरी तरह परिपक्व नहीं हुई थी जब हम मीर और गालिब की बात करते हैं। लेकिन अभी तक इनके लोगों के आने तक
उर्दू का एक अच्छा खासा डिक्शनरी बनी हुई है, और उनको पता है कि यार ये जो शब्द हैं हमने इस भाषा में इन चीज़ों के लिए लिए हैं। तो उर्दू जैसे बनी है वो ऑलमोस्ट सबको पता है जो उर्दू के बारे में जानते हैं। एक तो हिंदुस्तान में बनी ज़बान है, और दूसरी कि जब आप बाहर से जो मुसलमान भारत आए उनको कह सकते हैं कि जो ईरान से आए हैं, जो अरब से आए हैं, जो उज़्बेकिस्तान से आए हैं, बुखारा से आए हैं, जो इन सब जगहों से जो लोग आए हैं वो लोग अपने साथ फारसी लेकर आए हैं या अरबी लेकर आए हैं। वो अब हिंदुस्तान के लोगों के साथ बात करने के लिए उनको एक कॉमन ज़बान चाहिए, तो उन्होंने अपने कुछ शब्द दिए, लेकिन ज़्यादातर हमारे शब्द लिए। आप देखेंगे कि उर्दू में 70% जो शब्द हैं या 70 से आसपास के % जो शब्द हैं वो संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द हैं, कहीं ना कहीं उनका रूट संस्कृत में है, उसके बाद जो है अरबी फारसी में है। तो इस तरह की ज़बान से उर्दू बनी आम लोगों की बोलचाल के लिए। उस समय जो एलिट क्लास की थी वो फारसी थी, तो उर्दू तो आम लोगों की ज़बान थी। तो अब लोगों को बोला जा रहा है कि क्यों नहीं समझ में आती है ऐसी उर्दू। तो अब ये पार्टीशन के बाद भी ऐसा कहते हैं कि ऐसा हुआ कि उर्दू वालों ने ज़्यादा अरबी फारसी शब्द डालने शुरू किए, हिंदी वालों ने ज़्यादा संस्कृत के शब्द डालने शुरू किए, तो ये भाषा मुश्किल हो गई किताबों की। लेकिन आम जनमानस में जो भी शायरी करता है उसे आम भाषा में ही शायरी करनी चाहिए। अभी भी बहुत सारे, मैं ये नहीं कहूँ कि बड़े लोग, हम कहते हैं कि बड़े लोग ही मुश्किल शायरी करते हैं, ऐसे नहीं है। जो एकदम नए बच्चे हैं उनको भी लगता है कि ऐसे वर्ड यूज़ करूँगा तो लोग मुझे बहुत ज़हीन समझेंगे, लोगों को ये लगेगा यार इसने तो बहुत पढ़ा है, इसने ना बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, बहुत हार्ड वर्ड यूज़ करता है, मतलब भारी भारी वर्ड यूज़ करता है। ये इंप्रेशन डालना है तो फिर शायरी ख़राब हो जाती है। तो जो आम ज़बान है और उपयोग के हिसाब से कि एक तो चीज़ मीटर आती है जिसको छंद या बहर कहते हैं, उसके हिसाब से कोई मुश्किल शब्द को वहाँ बिठाना पड़ रहा है तब भी वो ठीक है। कुछ जगहों पर ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने पुराने शब्द भूल ना जाएं, वो खत्म ना हो जाएं, इसलिए उनको जिंदा रखने के लिए भी कहीं कहीं ठीक है। लेकिन ऐसा ना हो कि आपके एक शेर में 20 शब्द हैं, उसमें से 12 के लिए डिक्शनरी खोलनी पड़ रही है, तो फिर वो शेर किसी काम का नहीं है। तो वैसी जबान में शायरी नहीं होनी चाहिए। कोशिश हो कि लोगों की जबान के आसपास की जबान में शायरी करें, और कुछ शब्दों को जिंदा रखने के लिए कुछ उसे ग्रामर के हिसाब से ऐसे शब्द डालें, तो ऐसे शायरी होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और हर कोई जो बड़े शायर हैं, बड़े का मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि वो फेमस हैं या फिर पुराने हैं या जो भी हैं, मुझे लगता है कि बड़े शायर हैं। बड़े शायर भी वसीम बरेलवी की गज़लें पढ़िए, एकदम आसान जबान में। मतलब इस समय इस अहद में जो जिंदा शायर हैं कंटेम्प्रेरी में, मुझे नहीं लगता कि वसीम बरेलवी से बड़ा फेमस और उनसे अच्छा कोई शायर जो दुनिया जानती है। गली मोहल्लों में बहुत सारे शायर होंगे जिनको हम नहीं जानते और जो सच में बहुत अच्छे शायर हैं, लेकिन जो मंजर आम पर हैं, वसीम बरेलवी बहुत आसान ज़बान में शायरी करते हैं और बहुत बड़े शायर हैं। तो ऐसा नहीं है कि बड़े लोग ही मुश्किल ज़बान यूज़ करते हैं, बच्चे भी करते हैं। अच्छा, मैंने देखा है कि मैं तकरीबन 2-2.5 साल से मैं आपको जानता हूँ, देखा है कि आप जब भी स्टेज पे पढ़ते हैं, लिखते हैं कुछ, तो आपको गज़ल सुनाते ही मैंने देखा है, सुना है। ऐसा क्यों? मतलब गज़ल आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट है, इसके पीछे कुछ? जी, गज़ल फेवरेट तो हो गया है, लेकिन उसके पहले मैं जो हम पिछले सवाल पे थे आसान ज़बान पे, उसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पिछले महीने मैं IIT बॉम्बे एक पोइट्री कंपटीशन जज करने गया था। तो उस कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जो इंजीनियर्स हैं वो पोइट्री कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। कुछ शुद्ध हिंदी में सुना रहे थे, कुछ उर्दू में सुना रहे थे, कुछ आसान ज़बान में सुना रहे थे। एक बच्चा 18-19 साल का होगा और उसने एक नज़्म छेड़ दी और इतने मुश्किल अल्फाज थे। अच्छा। उसने पहले यही कहा, मेरा इसमें गिरामी XYZ है। अच्छा। अब इसमें गिरामी मतलब मेरा नाम। तो आपने इंट्रोडक्शन ही अपना ये दिखाया इतना मुश्किल बोल के कि मतलब देखो मुझे कितना नॉलेज है। बाकी इसमें गिरामी वहाँ मुझे लगता है किसी को नहीं पता था कि इसमें गिरामी क्या होता है। उसके बाद जब उसने नज़्म छेड़ी तो मैं सोचा यार मैं भी डिक्शनरी लेके बैठू गया। तो मैंने ये सब खत्म होने के बाद जब फीडबैक का टाइम है आखिर में, तो मैंने कहा कि यार तुम बहुत अच्छी शायरी करते हो, क्योंकि मुश्किल शब्द तो थे लेकिन उसके बाद भी तुम उसको बांध अच्छा पा रहे थे। तो मैंने ये देखा कि तुम्हें अच्छा शायर है और तुमको मुश्किल शब्द पता है, मतलब तुमने पढ़ाई भी अच्छा खासा पढ़ा है, गज़लें पढ़ी हैं, कहानियाँ पढ़ी हैं, किताबें पढ़ी हैं, लेकिन मुश्किल शब्द डालना ही नॉलेज नहीं दिखाता है। आसान शब्दों में मुश्किल बात कहना
दिखाता है कि आपको कितनी पकड़ है। कितनी पकड़ है। मैंने उन्हें 2 एग्जाम्पल सुनाए, मैं यहाँ भी शेयर करना चाहूँगा जी और बिल्कुल मेरे बड़े फेवरेट हैं दोनों। जी दोनों कवि भी बहुत फेवरेट हैं और दोनों ये छंद भी बड़े फेवरेट बिल्कुल हैं, इरशाद। लेकिन कितने मुश्किल हैं। जी लेकिन वो कहा कि उस जमाने के हिसाब से वो जबान होगी तो उन्होंने उस जबान में कही। पहले मैं गालिब का एक शेर सुनाता जी हूँ। जी बिल्कुल। गालिब कहते हैं, है ख्याले हुस्न में हुस्ने अमल का सा ख्याल, खुल्द का एक दर है मेरी गोर के अंदर खुला। अभी बहुत मुश्किल जबान है। गोड़ पैर की बात। गोर का मतलब होता कब्र, कब्र का। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। खुल्द मतलब स्वर्ग, हाँ। दर मतलब दरवाजा। तो अब इसकी फिलोसफी भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ये बहुत बोरिंग हो जाएगा और आज का टॉपिक ये नहीं है। हम कभी ग्रामर पे और एक्सप्लेनेशन पे बात करेंगे तो उस पे भी बात करेंगे, वो सब्जेक्ट अलग से रखेंगे। जी हाँ। तो यहाँ पर ये शेर हो गया बहुत मुश्किल। एक तो उस पे फिलोसफी है, उसके पहले शब्दार्थ देखने हैं। मेरे फेवरेट हिंदी के दिनकर रामधारी सिंह दिनकर, उनकी एक किताब है रश्मि रथी, उसमें एक छंद है जो मुझे बहुत पसंद है। अब वो सुनिए जी कि गत्वर गौरे या सुधर भूधर से लेकर रक रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौनते कर्ण क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर, दोनों रण कुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विषक पृष्ठ हो रही व्यर्थ। अब ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। हो सकता है जो पढ़े लिखे लोग हैं या उस समय की जो जबान थी उन लोगों को पूरे अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मुझे भी समझ में आ रहा है, लेकिन ये बहुत सारे आम जनता को नहीं समझ में आएगा। तो ये दोनों अपनी जगह पर दोनों बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं, बहुत अच्छी रचनाएं हैं, लेकिन इसका आम आदमी को कुछ नहीं समझ में आएगा, स्पेशली जब स्टेज से पढ़ोगे तो मुझे इसलिए लगता है अभी की ज़बान में शायरी करने के लिए अभी के जो शब्द लोगों के पास जो प्रचलित हैं वो इस्तेमाल करिए, कुछ नए शब्द डालिए और अच्छी वही आसान ज़बान में बड़ी बात कहने की कोशिश करिए। ऐसी कविता होनी चाहिए। अब हम सवाल के पास जाएंगे जो आप पूछ रहे थे, जो मैंने पूछा था। हाँ। जी फिर से पूछेंगे अगर वो सवाल। मैंने क्या पूछा था, मेरे को भूल गया। हाँ, गजल को ही क्यों चुना आपने, ये मेरा गजल को ही क्यों चुना। हाँ। अभी आप देखेंगे ये मेरी बात नहीं है, नए बच्चे जो आ रहे हैं हिंदी से एक बहुत ज़्यादा अच्छी खासी क्वांटिटी में लड़के लड़कियां जो गज़ल की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जो शायरी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, वो शेर कहते हैं। अब वो बात की बात है कि वो ग्रामर वाली बात हटा दीजिए, लेकिन उनके दिमाग में ये है कि मैं 2 लाइनर बोलूँगा, और जब ये 2 लाइनर एक शेर हो जाता है जी, उसको आप एक मतला और 3-4 शेर और एक मक्ता, या फिर वो भी नहीं भी हो जी, तो कम से कम 5 शेर अपने में गज़ल हो गई। गजल हो गए तो शेर से गज़ल बनती है। हाँ। और वो जो शेर है वो 2 लाइनर है। हाँ। तो सबसे पहले कि 2 लाइन जो सबसे कम स्पेस लेती है उसमें आप बड़ी से बड़ी बात कह सकते हैं जी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा उसका। गज़ल में दूसरी चीज़ ये है, अब इसके बारे में और भी बताऊंगा आगे। दूसरी चीज़ ये है कि गज़ल का हर शेर अपने आप में मुकम्मल एक कविता होती है। अच्छा, मतलब अगर आप 2 लाइनर अपने आप में एक मुकम्मल कविता है। अच्छा। उसके ना तो पहले का शेर से उसका कोई मतलब होना चाहिए, हाँ। या फिर हो भी गया तो ठीक है, हाँ। लेकिन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अच्छा। मोस्टली गज़ल जो अच्छी गज़ल होती है, जिसको कहते हैं यार क्या गज़ल कही है, हाँ, हाँ। तो उसकी यही खासियत है कि आपका हर शेर अलग बात कहे। कि आप मतले में मोहब्बत की बात कर रहे हो, आप अगले शेर में समाज की बात कर रहे हो, तीसरे शेर में क्रांति की बात कर रहे हो, चौथे शेर में अपने दोस्तों की बात कर रहे हो, 5वें शेर में हो सकता है कुछ और कह रहे हो। और हर शेर का एक दूसरे से कोई नाता नहीं है। नाता क्यों है? क्योंकि वो 1 मीटर में है, उनके पास रदीफ कॉमन है, काफिया मतलब सिमिलर साउंड्स हर शेर के अंदर है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से बंधे हुआ है। एक धुन फील होती है, एक राइमिंग फील होती है, लेकिन सारी बातें अलग अलग हैं। तो गज़ल में मैंने ये सुना यार मुझे 5 अगर मैंने शेर कह दिए तो 5 कविताओं के बराबर है जी। लेकिन मुझे 5 कविता कहने के लिए कम से कम 5 पेज भरने पड़ेंगे। और ये 1 पेज में मैं 5 कविताओं का काम कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे लगा कि यार ये गज़ल बेस्ट है, मैं अपने मन की बात यहाँ रख सकता हूँ बहुत आसानी से। जो मैं 5 कविता पढ़ के सुनाऊंगा मैं 5 शेरों में कह दूंगा। ये सबसे पहली बात हो गई। दूसरा, आप सोशल मीडिया भी आज का देखेंगे तो वो कहीं भी कोशिश कर, लोग भी बहुत जल्दी में होते हैं। अब उतना समय नहीं है कि बैठ के 10 घंटा 2 घंटा 4 घंटा आप टीवी देख रहे हैं, जिससे पहले लोग बहुत बैठा करते थे। स्पेशली ज्ञान की चीज़ें और लोग नहीं सुनना चाहते। तो लोग क्या, रील्स आ गई कि 30 सेकंड में भाई फटाफट नेक्स्ट। अब 30 सेकंड में मैं मेरी एक कविता कैसे सुनाऊंगा?
लेकिन मैं अपना एक शेर बहुत आसानी से सुना सकता हूँ। ट्विटर कहता है कि कम से कम शब्दों में अपनी बात कहो जी। अब वो इतनी बड़ी बात मैं कैसे कहूँगा जब मुझे 2 लाइनर आएंगे एकदम फटाक से लगेगा, और उस 2 लाइन में मैं ऐसी बात कहूँगा कि जिसका एक्सप्लेनेशन आप 4 पेज में लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने गज़ल और शेर को, मतलब शेर को अपनाया तो गज़ल को अपनाया, गज़ल को अपना फेवरेट बनाया कि मेरे पास बहुत बड़ा आयाम है, बहुत सारी चीज़ें बात कहने के लिए, बहुत छोटे जगह में मैं बहुत बड़ी बात कह सकता हूँ। और आज की ज़माने के हिसाब से मैं देखता हूँ बहुत प्रासंगिक है कि इतनी भागदौड़ की दुनिया में जब कम समय में कम जगह में अपनी बात करना हो तो गज़ल इज़ बेस्ट एंड परफेक्ट। इसलिए आपने चुना? इसलिए गज़ल चीज़ ऐसी है कि अपने आप को वो आपको चुन लेती है, आप चुनने वाले कौन होते हैं? ठीक है, सही सही जवाब है जी। गज़ल की बात ये हो रही है तो आपकी वाइफ आपको सपोर्ट करती है? हाँ, बहुत करती हैं। अच्छा। जबकि उनको कोई इंटरेस्ट अब थोड़ी बहुत हो गई है, लेकिन पहले उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, और लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। एंड सच बताऊँ तो क्योंकि मैं जितना खुद को जानता हूँ, मेरे जैसे आदमी की वाइफ होना बहुत मुश्किल काम है और मुझे लगता है कि शायरों की वाइफ होना भी बहुत मुश्किल काम है। अब इससे मैं ये नहीं कहना चाहूँगी मैं बहुत बड़ा शायर हूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो भी मैं कर रहा हूँ शायरी, वो क्या है वो ईश्वर जाने मेरा, और वो शायरी को समझने वाले जाने। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ मैं वही मैंने कहा कि मैं इतना ज़्यादा उसमें व्यस्त हूँ कि मैं अपनी पत्नी के सामने बैठ के मैं उसका नहीं हो पाता, और मैं उस गज़ल के चक्कर में क्या सोच रहा हूँ अचानक मैं वही बोला, वो जो एक शेर है इधर की बात करता है, दूसरी शेर उधर की बात करता है, चौथी शेर में कहीं और चला जाता हूँ, तो एक में मैं अमेरिका में रहता हूँ, दूसरे में पाकिस्तान चले जाता हूँ, चौथे में श्रीलंका, पाँचवें में स्वर्ग, छठे में पाताल, कहाँ कहाँ जाता हूँ। तो ये जो वाइफ है अगर वो सपोर्टिव नहीं होती तो मैं अभी शादी के बाद ये काम शायद नहीं कर पा रहा होता। सही बात है, क्योंकि जब तक आप अकेले हो जो आप चाहो करते हो, लेकिन पत्नी आने के बाद ये आपकी जिम्मेदारी है और उसका हक है कि आपका आधा समय तो कम से कम उसका होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये जो समय है मैंने यहाँ दे रहा हूँ उसका, तो वो सपोर्टिव है जिसकी वजह से हो रहा है, और मैं चाहूँगा कि वो मेरे सपोर्ट करते रहें, और मैं ये भी कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ से कुछ समय कोशिश करूँ, थोड़ी सी गद्दारी करने की कोशिश करूँ यहाँ से कि मैं कुछ समय वहाँ दे सकूँ। गद्दारी तो मैं उसके साथ कर रहा हूँ। आप करते हैं दोस्ती पे बात, बहुत सारे इवेंट मैंने अभी हम लोगों ने एक उर्दू का एक प्रोग्राम रखा था जिसमें विनीत भाई आए थे, विनीत शंकर, और पिछले पॉडकास्ट में भी विनीत भाई आए थे, वो आपकी भी तारीफ कर रहे थे। तो आपसे भी मेरा वही एक क्वेश्चन है कि आप लोगों की दोस्ती क्या है? विनीत की बात आई तो तारीफ मेरी हमेशा ही करता है, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि वो ऐसा दोस्त मिला। लेकिन जैसे कि उसने तारीफ की और मैं तारीफ करूँ तो मुझे याद है, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, लेकिन वो दीक्षित दनकौरी साहब का एक शेर है कि आओ तारीफ हम बारी बारी करें, हम तुम हमारी करो हम तुम्हारी करें। लेकिन मैं तारीफ नहीं कर रहा, पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि विनीत शंकर से मेरी दोस्ती ऐसी है, मैं कहूँ तो मैं लोगों को लगता है कि मैं बहुत बहिर्मुखी हूँ, मतलब मैं बहुत आसानी से किसी से भी दोस्ती कर सकता हूँ, किसी से भी बात कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सेलेक्टिव बहिर्मुखी हूँ। मुझे पता है कि मुझे बस इससे बात कर सकता हूँ, मैं इससे ज़्यादा किसी और से बात नहीं करूँगा। मैं 4 ही दोस्त बनाऊंगा, उनके साथ सारी बातें करूँगा, लेकिन 40 नहीं चाहिए मुझे। और मैं बहुत सेलेक्टिव हूँ। मेरी आंखें पता नहीं क्या है, किसी को पहली बार देखती हैं कि ये मेरा हो गया और ये मेरा कभी नहीं हो सकता, ये मेरा मैं खुद नहीं करता, वो पता नहीं कौन सी एक चीज़ है मेरे अंदर कि ये मेरा हमेशा के लिए हो गया और वो हो गया होता है, और ये मेरा कभी नहीं होगा। मैं उसको उसके बाद ही उससे मतलब नहीं रखता, मतलब की वजह से नहीं, शायद एक अंदर से आती है कि यार ये लड़का ना ये जो दोस्त है तो ये अपना है। तो विनीत के साथ ऐसा है, और मैं एक लाइन में बोलूँगा, विनीत की दोस्ती इस लेवल की है कि मैंने शायद आपको कभी कहा भी था या मुझे याद नहीं है किसी को मैंने कहा कि नहीं, पर इस लेवल की दोस्ती है कि वो इंसान इतना हक रखता है कि वो मुझे वो बात कह सकता है कि दूसरा कहे तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। अरे तो ये तो मतलब ये चड्डी बड्डी यार वाली बात है, ये वाली तो अच्छी दोस्ती है बहुत, बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती है, एंड थैंक गॉड कि वो मेरे साथ है। मेरे ख्याल से विनीत ये पॉडकास्ट देखेंगे तो खुश भी हो जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा एक ऐसा सवाल है जी, वो मेरे ख्याल से सुनने वालों और करने वालों, ये प्रोग्राम वगैरह जो ऑर्गेनाइज करते हैं उनके दिमाग में भी रहता होगा, मेरे दिमाग में भी है कि राइटिंग की लाइन में, शायरी की लाइन में लोगों ने ना अपनी कैटेगरी बना रखी है, ग्रुप बना रखे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा होना चाहिए क्या? देखिए, होना तो किसी भी फील्ड में नहीं चाहिए।
देखिए इंसानी फितरत है। हम्म, आप अगर इसके इतिहास में जाएंगे, हम्म, इंसान के जमीन पर आने के बाद के भी इतिहास में जाएंगे, हम्म, इंसान समूह में रहना पसंद करता है। हम्म, आप पढ़िए, जी जी। अब हम समूह, हाँ, ये इंसान की मेरा, पैदाइश हाँ, बिल्कुल देखेंगे, सही कह रहे हो, इंसान समूह में रहना पसंद करता है। हाँ, हाँ। तो सबसे पहले ये उसका एक अंदर का जिनसी उसकी नहीं, आदत नहीं, है। मैं वही कह रहा हूँ, ये समूह तो एक है लेकिन ये समूह डिवाइड हो गया है। इसको मैं आगे बताऊंगा। हाँ, तो हाँ। ये जो बोल रहा हूँ कि ये बाय डिफॉल्ट है, डीएनए है इंसान का। दूसरा, इंसान ये सोचता है कि मेरे जैसा सोचने वाला कौन है, तो जैसे सोचने वाले के पास अट्रैक्ट होता है, और हर कोई एक जैसा नहीं सोचता। तो समझिए, मुझ जैसा सोचने वाला वो मेरे साथ आने की कोशिश करेगा, आपके जैसा सोचने वाला आपके साथ आने की कोशिश करेगा। लेकिन वो आपके साथ क्यों आएगा, उसका भी एक कारण हो सकता है कि समझिए कोई एक फील्ड है जिसमें हिमांशु भाई आप थोड़े से फेमस हैं, थोड़ा सा आपका नाम है, थोड़ी सी अपनी जगह बना ली है, तो कोई एक नया उसमें आना चाहता है, तो बोलेगा यार हिमांशु भाई से मेरी जमती है, अच्छे आदमी है, मैं इनके साथ रहूंगा। कुछ को ऐसा लगेगा यार अमित भाई से जमती है, मैं इनके साथ रहूंगा। ये भी होगा यार अमित भाई ना भाव नहीं देते, अमित भाई अच्छे से बात नहीं करते, खुद को बहुत बड़ा समझते हैं, मैं इनके साथ नहीं रहूंगा। ये भी हो सकता है, तो वो उसके साथ रहता है। एक और कारण हो सकता है कि मेरे को इसके साथ फायदा है तो मैं इसके साथ जाऊंगा, मुझे उसके साथ फायदा है तो उसके साथ जाऊंगा, और ये इस तरह से ग्रुपिज्म बढ़ जाता है। शायरी की दुनिया हो, साहित्य की दुनिया हो, तो इसमें बहुत फेमस है। मतलब आप इतिहास उठाकर देखें साहित्य का, तो मैंने हिंदी साहित्य का भी पढ़ रहा था बीच में, तो हरिशंकर परसाई कहते हैं कि यार मुझे अभी बाबा नागार्जुन बहुत महान, बहुत बड़े कवि थे, पर वो बोलते हैं यार मुझे आदमी नकली लगता है। उनको आप कहीं और देखेंगे तो वो किसके बारे में, बड़े अच्छे शायर के बारे में कह रहे थे, गोपाल दास नीरज के बारे में कह रहे, मैंने पढ़ा हुआ है, मैं ऐसे रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मुझे वो गोपाल दास नीरज बहुत झूठा आदमी लगता है। अच्छा। कि वो शो होने से पहले जो उसका मंच पे जो उसका प्रोग्राम है, उससे पहले वो अपने बाल बिखरा लेते हैं, अपनी हालत ऐसे बना लेते हैं कि मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत परेशान हूँ। तो लेकिन गोपाल दास नीरज इज अ लेजेंड अपनी जगह पर, बिल्कुल, पर उन दोनों के मत एक जैसे नहीं है। विचारधारा की बात है, तो विचारधारा की बात है। तो जो हरिशंकर परसाई की तरह सोचते हैं उनके साथ हो गए, जो नीरज साहब के साथ सोचते हैं उनके साथ हो गए। इसी तरह हर जगह ग्रुपिज्म होती है। मैं एक किताब आपको बताऊंगा, मेरे पास है भी, अच्छा। अगर कभी हुआ तो आपको दूंगा। बिल्कुल, उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अच्छा। तो जब से उर्दू शायरी शुरू हुई है, साहित्य शुरू हुआ है, तब से लेके और जब तक राइटर ने वो किताब लिखी है, तब तक की कहानी उन्होंने उसमें लिखी है। उनका नाम है एहतेशाम हुसैन। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उर्दू के एचओडी थे। तो उन्होंने भी यही बताया है कि उस समय जब बड़े बड़े शायर हुआ करते थे, बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा गालिब और ज़ौक़ का। अच्छा। दिल्ली में कि भाई ज़ौक़ जो हैं वो पहले से इस्टेब्लिश हैं, और बादशाह जो हैं मुग़ल बादशाह उनके ये हैं गुरु हैं, तो उनको एक बड़ी पदवी मिली हुई है, उनका रुतबा है। और गालिब है जो स्ट्रगल कर रहे हैं और उस मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोनों में ठन रही है। तो इनके कुछ लोग हैं जो इनके ग्रुप में आ गए, इनके जो लोग कुछ सपोर्ट वाले इनके ग्रुप में आ गए, तो वहाँ भी ग्रुपिज्म दिखती है इतने बड़े लोगों के बीच में। इसी तरह वो बताते हैं कि जब दिल्ली बर्बाद हो गई, इतनी बार उसको लूटा गया, तो वहाँ के जो साहित्यकार थे वो अलग अलग शहरों में जाके कोशिश करने लगे कि कहीं अपनी गुजर बसर हो जाए। तो कुछ लोग दक्कन चले आए हैदराबाद के नवाब के पास, कुछ लोग लखनऊ चले गए वहाँ के नवाब के पास, कुछ लोग रामपुर चले गए, रामपुर के नवाब ने भी बहुत लोग को रखा, कुछ लोग पटना चले गए अजीमाबाद, वहाँ के नवाब ने उनको रखा। तो वहाँ पर भी ऐसे हो गया कि या तो कोई पहले से एस्टैब्लिश है, कोई नया शायर आ रहा है तो उसको जाने की कोशिश, उनको अंदर नहीं जाने दे रहा है, उसने किसी तरह अपनी शायरी से अपनी पैठ बनाई, तो वहाँ ग्रुप हो गया कि यार इसको बाहर निकलवाते हैं, यार ये तो बादशाह के ज़्यादा करीब आ गया है। तो वहाँ एक दूसरे को गालियाँ देना, एक दूसरे के साथ लड़ाई करना, इस लेवल तक की चीज़ें होती थी। तो जब हम इतने महान लोगों में जो आज हमारे लेजेंड हैं उसमें देख रहे हैं कि ये ग्रुपिज्म जैसी बात है, तो अभी भी ये चीज़ बहुत कॉमन है। लेकिन मुझे ये लगता है ये सारी की सारी विचारधारा एक अपना स्थान स्थापित करना, और कहीं ना कहीं फ़ायदे नुकसान की जो बात है जिसके वजह से ये चीज़ें होती हैं, ये होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन सच्चाई तो यही है। सच्चाई जी। अच्छा, जिन लोगों के साथ आपने शुरुआत की होगी जी, लिखना पढ़ना, कभी ऐसा फील होता है कि आपको कि वो आपसे आगे निकल गए जी, और आप कहीं पे रुक चुके हैं, या आपकी जर्नी थोड़ी स्लो है, ऐसा कभी फील होता है? अब देखिए इसमें दो
दो अलग, एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक सिक्के के। एक है कि कुछ लोग हैं जिनसे कुछ हिसाब में शायद मैं बहुत आगे निकल गया, लेकिन इसमें सच में कुछ लोग हैं जो मुझसे बहुत आगे निकल गए। और फिर देख के कभी लगता है कि यार अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं, 24 घंटा वही सोचते हैं, सिर्फ सोचते नहीं है, उस पर मेहनत करते हैं। कौन नया इंसान है जिसको मुझसे ज़्यादा अगर कुछ पता है तो मैं उससे सीख लूँ और फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश करूँ। तो इतना कुछ करने के बाद फिर देखता हूँ कि यार ऐसी ऐसी जगह जो बहुत अच्छी जगह हैं, जो रिस्पेक्टेड मानी जाती हैं, यार वहाँ पे जो अगर मेरे दोस्त जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार मेरे दोस्त हैं, साथ थे, साथ हम पढ़ते थे, एंड वो चर्चा भी करते हैं कि अमित भाई अभी यहाँ जा रहे हैं, अभी रेख्ता में जा रहे हैं या साहित्य आज तक में जा रहे हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो अभी भी मुझसे चर्चा करते हैं इस पे, और जो ये सब पढ़ चुके हैं, और मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और कहीं कहीं लगता है कि यार जब कोई दोस्त कहता है कि अमित भाई आप कब जा रहे हैं, तो फील होता है कि यार ये मुझे पता है कि अच्छा बुरा शायर होने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फेमस शायर होने के लिए, क्योंकि लोगों जो आम जनता है उसकी नज़र में फेमस शायर ही अच्छा शायर है या बड़ा शायर है, तो तब लगता है कि हाँ यार कहीं ना कहीं अपन लैग कर रहे हैं। पर मैंने एक बड़ी अच्छी स्टोरी सुनी थी चाइनीज़ बाम्बू की। तो चाइनीज़ बाम्बू की स्टोरी ऐसे मैंने पढ़ी है कि समझिए दो बीज हैं, एक किसी पेड़ का बीज है और एक चाइनीज़ बाम्बू का बीज है। आपने दोनों को लगा दिया, दोनों को एक साथ पानी डाल रहे हैं। कुछ दिनों बाद देखेंगे कि ये जो दूसरा पौधा है वो बीज फूट के पौधा बन चुका है, दूसरी जो आपने लगाई बीज। चाइनीज़ बाम्बू का कोई नामो निशान नहीं है। कुछ महीनों बाद देखेंगे कि वो पौधा और बड़ा हो गया, चाइनीज़ बाम्बू दिखाई भी नहीं दे रहा है आपको। आप दोनों को टाइम पर अभी भी पानी डाल रहे हो। उसके बाद देखोगे कि वो थोड़ा एक पेड़ बन चुका है, अभी देखोगे वो चाइनीज़ बाम्बू भी अंदर है। 4 साल लगभग बाद देखोगे, 3-4 साल बाद, तो आप देखोगे कि वो बड़ा सा वृक्ष बन चुका है जो आपने पौधा लगाया था। चाइनीज़ बाम्बू थोड़ा सा फूट के बाहर निकला हुआ है। आप देखोगे यार ये 4 साल से मैं कर रहा हूँ, ये चाइनीज़ बाम्बू इतना सा हुआ है और मैं इसे देख रहा हूँ तो ये पेड़ बन चुका है जिसको मैं दोनों को साथ में लगाया था, लेकिन दोनों को खाद डाल रहा हूँ, दोनों को पानी डाल रहा हूँ, तो क्या हो रहा है। लेकिन आप देखोगे कि जब 5वां साल आता है तो ये पेड़ आपका जो है, जो आपने पहले लगाया हुआ था, वो 10-20 फुट का हुआ रहता है, 20 फुट 25 फुट का हुआ रहता है। आप देखोगे 5 साल के बाद जो अगला 6 से 7 हफ्ते हैं उसमें ये चाइनीज़ बाम्बू 80 से 90 फुट का हो जाता है। मतलब इसका लगभग 4 से 5 गुना, लगभग 6 से 7 हफ्ते में। तो जब तक वो 5 साल जो कर रहा था वो ऊपर बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो जमीन के नीचे अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा था, स्ट्रॉन्ग। और जब वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना लेता है तब बाहर निकलता है कि अब मुझे उखाड़ के दिखाओ। तो मुझे उससे बड़ी इंस्पिरेशन मिली। तो मुझे लगा कि मुझे वही चाइनीज़ बाम्बू बनना है कि मैं भी पीछे इतनी मेहनत करूं कि जब मैं बाहर आऊं तो कोई उखाड़ने की हिम्मत ना कर सके। तो ये एक मोटिवेशन है। ये तो मुझे नई बात पता लगी। थैंक यू वेरी मच। मुझे मैं भी ऐसी बातें शेयर कर पा रहा हूँ आपके साथ, अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा वाला एक ऐसा मोटिवेशन मिला है। किसी बात से नाराजगी? नाराजगी जैसे कोई खास कोई इंसान या जिंदगी, किसी बात से, मतलब ऐसा कि आपको लगता है कि थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन जब अपना पास देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ नसीब हूँ, बहुत कुछ और फिर वो बड़ा कर लिया। हाँ, बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बहुत कुछ बाकी है जो कंटिन्यूटी से मिल जाएगी। और एक मेरा ही शेर है जो मैंने वो एक शेर कहा था कि क्यों सोचता रहूं मेरी किस्मत खराब है, क्यों सोचता रहूं मेरी किस्मत खराब है, जो मुझको दस्तयाब है बहुतों का ख्वाब है। वाह वाह। तो गिला कुछ पल के लिए होता है, कुछ क्षण के लिए होता है, लेकिन जब फिर रियलाइज होता है तो मैं लगता हूँ कि मैं बहुत कुछ पा चुका हूँ, गिला करने जैसा कुछ है नहीं। अब कुछ आपके चुनिंदा जो हैं जी, जो भी आपको लगे सुनाइए। देखिए, जैसे कहते हैं कि हर शायर, बहुत लोग कहते हैं, बहुत घिसी पिटी बात है कि हर राइटर, हर शायर, उसकी लिखी हुई हर चीज़ उसको बड़ी प्यारी होती है, अपने बच्चों जैसी होती है, उसमें चुनना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं अपनी पत्नी के लिए 1-2 शेर पहले सुनाता हूँ और फिर 1-2 और भी कुछ सुनाऊंगा। उसमें गज़ल के कुछ शेर हैं कि आए हैं जब से आप मेरे ख़ानदान में, रौनक सी आ गई है पुराने मकान में। वाह वाह वाह। आए हैं जब से आप मेरे ख़ानदान में, रौनक सी आ गई है पुराने मकान में, होते हो जब भी साथ मैं चलता हूँ इस कदर, जैसे कोई पतंग उड़े आसमान में। वाह वाह वाह। होते हो जब भी साथ मैं चलता हूँ इस कदर,
जैसे कोई पतंग उड़े आसमान में। और एक शेर उर्दू ज़बान के लिए, पत्थर से फूल बन गए हैं आजकल हुजूर, पत्थर से फूल बन गए हैं आजकल हुजूर, राही जी कुछ तो ख़ास है उर्दू ज़बान में। तो ये एक गज़ल थी जो मुझे बड़ी पसंद थी। मैं आपको एक और गज़ल सुनाता हूँ। और मेरी वाइफ हमेशा कहती थी कि यार तुम मेरे लिए कुछ नहीं कहते। तो ये जो गज़ल हुई है शादी से पहले हुई है, लेकिन उनके लिए एक तरह से है जी। एक गज़ल सुनाता हूँ। जब वो यूरोप गई तो मैंने एक गज़ल कही, उसके कुछ शेर उनके लिए हैं। गज़ल का शेर देखें कि बताना मुश्किल है फिर भी तुमको, मैं अपनी हालत बता रहा हूँ, ये बस समझ लो कि एक पत्थर पे कोई पौधा उगा रहा हूँ। बताना मुश्किल है फिर भी तुमको, मैं अपनी हालत बता रहा हूँ, ये बस समझ लो कि एक पत्थर पे कोई पौधा उगा रहा हूँ। बड़ी ही शिद्दत से बुन रही है वहां पे स्वेटर वो मेरी खातिर, यहाँ पे बगिया से फूल चुनकर मैं उसके गजरे बना रहा। क्या बात है, क्या बात है। बड़ी ही शिद्दत से बुन रही है वहां पे स्वेटर वो मेरी खातिर, यहाँ पे बगिया से फूल चुनकर मैं उसके गजरे बना रहा हूँ। और मुझे परफ्यूम बहुत पसंद है, एक शेर उसके हवाले से बिल्कुल कि यहाँ पे बगिया से फूल चुनकर मैं उसके गजरे बना रहा हूँ, मुझे वो महसूस कर रही है लगा के कुर्ती पे मेरा परफ्यूम। मुझे वो महसूस कर रही है लगा के कुर्ती पे मेरा परफ्यूम, मैं उसकी पश्मीना शॉल ओढ़े यहाँ दिसंबर बिता रहा हूँ। मुझे वो महसूस कर रही है लगा के कुर्ती पे मेरा परफ्यूम, मैं उसकी पश्मीना शॉल ओढ़े यहाँ दिसंबर बिता रहा हूँ। वो खूबसूरत है, नेक दिल है, पढ़ी लिखी और ज़हीन भी है। वो खूबसूरत है, नेक दिल है, पढ़ी लिखी और ज़हीन भी है, ये उसका छोटा सा एक तारुफ मैं आप सबसे करा रहा हूँ। वाह वाह वाह। ये उसका छोटा सा एक तारुफ मैं आप सबसे करा रहा हूँ। और गज़ल ने मुझ जैसे आदमी को कहाँ से लाकर कहाँ बिठाया, गज़ल ने मुझ जैसे आदमी को कहाँ से लाकर कहाँ बिठाया, सो क्या गलत है कि अपनी पलकों पे मैं गज़ल को बिठा रहा हूँ। वाह वाह, बहुत खूबसूरत। सो क्या गलत है कि अपनी पलकों पे मैं गज़ल को बिठा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत, शुक्रिया। अभी इतने सारे क्वेश्चन हो गए जी, वार्तालाप हो गए, कोई ऐसा प्रश्न आपको लगता है कि मुझे आपसे पूछना चाहिए था? सच कहूँ तो मुझे पहले ऐसा लग रहा था जैसे जैसे ये सफ़र आगे बढ़ रहा था कि कोई सवाल ये वाला पूछना चाहिए था, तो फिर आप वो वाला पूछ ले रहे थे। फिर मुझे लग रहा था कि अब ये वाला सवाल पूछना ही था, फिर वो वाला पूछ ले रहे थे। तो ऑलमोस्ट आपने अभी के लिए मेरे सारे सवाल आपने पूछ लिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे मुझे लगता है कि मुझे बात करनी है और हमें बात करनी चाहिए। जैसा कि आपने कहा था कि बहुत सारे लोग जो होते हैं जी, वो मुश्किल तो बताते हैं कि ये गलत चीज़ है, ये ख़राब चीज़ है, और उसको आसान करना नहीं चाहते, उस पर सोल्यूशन देना नहीं चाहते। तो मैं चाहता था कि इसके बारे में हम कभी बात करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कि ये जो गज़ल है, ये जो शायरी है, ये दुरुस्त नहीं है, तुम जो कर रहे हो वो शायरी नहीं है। तो क्या शायरी होती है? ये बहर में नहीं है तो बहर में कैसे होगा? बहर में हो भी गया तो तुमने यहाँ पर गलती की है, तो क्या गलती की है? तो लोग उतना बोल के छोड़ देते हैं लेकिन आगे हेल्प नहीं करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम इस पर बात करें और इस पर आप सवाल नहीं सवालात करें मुझसे। मेरे ख्याल से इसका एक पॉडकास्ट एक अलग से करते हैं। जी बिल्कुल, और मैं बिल्कुल साथ रहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो फिर मेरे ख्याल से भी इस पॉडकास्ट को, क्योंकि ज़्यादा लंबा भी ना हो जाए, बिल्कुल सही बात है, इस पॉडकास्ट को यहीं पे जो है इसका समापन करते हैं। जी ठीक। तो जाते जाते जी अमित जी, आप अपने सुनने वालों को जी कुछ संदेश, कुछ सलाह, कुछ देना चाहें तो? अब देखिए, मैं संदेश के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो मैं इतना सक्सेसफुल नहीं हूँ कि मैं आपको कोई ज्ञान दे सकूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि मुझे लगता है कि बस वो जो बोलते हैं ना, चरे वेती चलते रहने चाहिए। और जो आपको पाना है, ये बीच में परेशानियाँ होती हैं कि नहीं मिल रहा है, बट आप करते रहिए। और जो हमने चाइनीज़ बाम्बू की बात की कि अपने 5 साल उभरने से अच्छा जड़ जमाने में लगाइए, और जब मौका मिलेगा
वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। वाह वाह तो यही बात आप सबसे कहना चाहता हूँ। वाह वाह। तो दोस्तों, ये थे अमित झा राही जी। इन्होंने बात तो करी कि इतना फेमस नहीं हूँ, लेकिन ये वाकई में फेमस है। और अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी शुक्रिया। सांवले शब्द के इस मंच पे आने के लिए। और हम इस तरह मिलते रहेंगे और अलग अलग विषयों पे, सब्जेक्ट्स पे चर्चाएं करते रहेंगे कि हमें सुनने वाले लोगों को कुछ ना कुछ हमारे पॉडकास्ट से मिले, जी बिल्कुल, जिससे वो कुछ जानकारी ले पाएँ जी, और उसकी सहायता से अगर वो इस फील्ड में है या करना चाहते हैं तो आगे बढ़ पाएँ। तो दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर ऐसे ही आप किसी राइटिंग फील्ड में हैं या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। हम ज़रूर आपको अपने पॉडकास्ट पे बुलाएंगे। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं कहना चाहूँगा कि इनका इंस्टाग्राम पे पेज है सांवले शब्द जी, तो उसको फॉलो करें। वहाँ ऐसे ऐसे पॉडकास्ट मिलेंगे, मेरा पॉडकास्ट भी मिलेगा और हम साथ में बहुत सारी आगे चीज़ें लेकर आएंगे आपके लिए। जी। अभी तक हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।